आज का जो टॉपिक है हम लोगों का चैप्टर 6 में, वो है बॉयलर्स। बॉयलर्स क्या होते हैं? तो बॉयलर्स क्या हैं? अ स्टीम जनरेटर और अ बॉयलर इज यूजुअली अ क्लोज्ड वेसल of steel. Its function is to transfer the heat produced by the combustion of fuels like solid, liquid or gaseous fuels to water and immediately to generate steam. The steam produced may be supplied to an external combustion engine, that is steam engine and turbine, at low pressure for industrial purposes, work in cotton mills, sugar factories, breweries, etc. for producing hot water which can be used for heating installations at much lower pressure. तो एक स्टीम जनरेटर क्या है? स्टीम जनरेटर को ही हम बॉयलर कहते हैं। तो स्टीम जनरेटर क्या है? वो एक डिवाइस है, एक तरीके का एक वेसल है, बर्तन है, जो कि आमतौर पर स्टील का होता है और बंद होता है। क्लोज्ड मतलब बंद और वेसल मतलब बर्तन। तो बंद बर्तन की तरह है एक तरीके से आमतौर पर, जिसको कि हम भाप जनरेटर या बॉयलर कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसका कार्य है कि ईंधन को लेता है। ये ईंधन किस प्रकार का हो सकता है? ईंधन हो सकता है आप लोगों का ठोस, द्रव्य और गैसीय अवस्था, तीनों में से किसी भी अवस्था में हम ईंधन ले सकते हैं इससे। और उस ईंधन को ये क्या करता है? उस ईंधन को यूटिलाइज करके, उसका दहन करके, कंबशन करके उस ईंधन का ये क्या करता है? स्टीम जनरेट करता है पानी के द्वारा। जो पानी इस बर्तन में हम लोग लेंगे, वेसल में लेंगे, या फिर हम बोले तो बॉयलर में लेंगे, तो वो क्या करेगा? उस पानी को गर्म करके भाप उत्पन्न, जो भाप ये लेगा उस भाप को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं किन कामों में? एक बाहरी दहन इंजन के लिए, जो भाप इंजन और टरबाइन है उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज किया जा सकता है औद्योगिक प्रक्रियाएं, जैसे कि हमारा हो गया कपास मिल, दैट इज कॉल्ड कॉटन मिल, शुगर मिल चीनी कारखानों में, ब्रुअरीज आदि तरीके के कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट तरीका जो है जिससे कि हम बॉयलर का परफॉर्मेंस असेसमेंट कर सकते हैं, वो है उसकी बॉयलर की एफिशिएंसी। जो बॉयलर की एफिशिएंसी है, दैट इज द मेन पैरामीटर फॉर नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ बॉयलर। उस बॉयलर की परफॉर्मेंस जानने के लिए वो एक अच्छा तरीका है कि बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब कितना एफिशिएंट है, कितना आपको आउटपुट निकाल कर दे रहा है एज कंपेयर टू द इनपुट। जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसको, जितना हम इनपुट करेंगे उसके रेस्पेक्ट में कितना आउटपुट दे रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी, वो उसकी दक्षता कहलाएगी। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, जो थर्मल है एफिशिएंसी, उसमें ये दक्षता है जो बॉयलर की, वो कैसे डिफाइन की गई है? द बॉयलर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ हीट इनपुट दैट इज इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड टू जनरेट स्टीम। जो अच्छे तरीके से जो हीट इनपुट जो है वो यूटिलाइज की गई है बॉयलर के द्वारा टू जनरेट द स्टीम, तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? बॉयलर की एफिशिएंसी बता सकते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर असेसिंग द बॉयलर्स एफिशिएंसी। बॉयलर की एफिशिएंसी दो तरीके से चेक की जा सकती है। तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? व्हेन द एनर्जी गेन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, दैट इज वर्किंग फ्लूइड में क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है या स्टीम हो सकती है, इज कंपेयर्ड विद द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बॉयलर फ्यूल। जितना हम फ्लूइड दे रहे हैं, लिक्विड दे रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो एनर्जी कंटेंट है बॉयलर के अंदर, जो फ्यूल है वो कितना यूज हो रहा है, वो डायरेक्ट मेथड है चेक करने का। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड वेयर द एफिशिएंसी इन द डिफरेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉसेस एंड द एनर्जी इनपुट। जितना हम एनर्जी दे रहे हैं और बीच में जो लॉस हो रहा है, बीच में जैसे कि जितना हम लोगों ने एनर्जी दिया और बीच में जैसे कि वहां तक जब तक एनर्जी पहुंची बीच में कुछ लॉस हो गया, तो उसको जैसे कि बीच का मतलब जो मीडिएटर है,
वो लॉस है एक तरीके से। मैंने आपको 10 रुपए दिए और आपने किसी को देने हैं वो 10 रुपए, आपने बीच में से 1 या 2 रुपए कम कर दिए, तो वो एक तरीके से आपने लॉस कर दिया। 8 रुपए पहुंचाई जाकर वहां तक, तो आउटपुट में कितने मिले? 8 रुपए। इनपुट में मैंने दिए 10 रुपए, तो बीच में जो 2 रुपए का जो डिफरेंस आया वो आपका एक लॉस हो गया एक तरीके से। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है, हम लॉस चेक कर लें तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं अपने बॉयलर की एफिशिएंसी का। तो डायरेक्ट मेथड क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसी को हम लोग इनपुट आउटपुट मेथड कहते हैं। तो ड्यू टू द फैक्ट दैट इट नीड्स ओनली द यूजफुल आउटपुट, तो इसमें हम लोगों को डायरेक्ट मेथड में सिर्फ यूजफुल आउटपुट दैट इज स्टीम की जरूरत पड़ती है, एंड द हीट इनपुट जो हम दैट इज फ्यूल, जो हम फ्यूल दे रहे हैं उसकी जरूरत पड़ती है जानने की, उसकी वैल्यू की, कितना फ्यूल दिया है। और जो आउटपुट स्टीम जनरेट हो रहा है वो जानते हैं हम लोग, और उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली इवेल्युएशन कर देते हैं, मतलब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। दिस एफिशिएंसी कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम लोग इसकी एफिशिएंसी का एवेल्युएशन कर देते हैं। तो डायरेक्ट एफिशिएंसी बॉयलर का जो एफिशिएंसी चेक करने का फॉर्मूला है वो है हीट आउटपुट अपॉन हीट इनपुट इनटू 100। तो इससे एनर्जी एफिशिएंसी किसी बॉयलर की परसेंटेज में चेक की जा सकती है। तो पैरामीटर्स टू बी मॉनिटराइज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर आर एस। तो हम लोग जो पैरामीटर जो हम लोग देखते हैं किसी बॉयलर की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए वो इस प्रकार हैं। तो वो है पहला उसमें द क्वांटिटी ऑफ द स्टीम जनरेटेड पर आवर इन किलोग्राम पर आवर। तो कितना हम लोग स्टीम जनरेट कर रहे हैं, क्वांटिटी कितना जनरेट हो रहा है भाप का, वो हम लोग किलोग्राम, कितने किलोग्राम एक घंटे में जनरेट हो रहा है, दैट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द स्टीम जनरेटेड, दैट इज क्यू इन केजी पर आवर। दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल यूज्ड पर आवर, एक घंटे में कितना फ्यूल यूज हो रहा है, उसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, दैट इज इन केजी पर आवर। कितना किलोग्राम पर आवर, मतलब एक घंटे में कितना किलो फ्यूल यूज हो रहा है, वो हमारा कहलाएगा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज। नाउ द वर्किंग प्रेशर, वर्किंग प्रेशर क्या है आप लोगों का, जो वर्किंग प्रेशर है बेसिकली दैट इज इन केजी सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम। तो वो है वर्किंग प्रेशर जो है वो केजी स्क्वायर सेंटीमीटर, केजी केजी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम में इतना जो हो रहा है। एंड द सुपर हीट टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है, इफ एनी, क्या? एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ, ओरिजिनल नोट्स जो है उनमें से चेक करके बताता हूँ, एक सेकंड देखो। जी एक सेकंड, एक सेकंड। तो जो द वर्किंग प्रेशर जो है वो किसमें होता है, इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि जिसको कि हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, गॉज बोलते हैं जिसे कि। एंड द सुपर हीट टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में लेते हैं हम लोग, इफ एनी अदर टेम्परेचर इज टू बी टेकन, वो हम लोग लेते हैं। तो अदर अदर टेम्परेचर में क्या है, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ द फीड वाटर, जो हम वाटर फीड कर रहे हैं, मतलब उसको पानी दे रहे हैं उसमें बॉयलर में, उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट काउंट कर सकते हैं इसमें। द टाइप ऑफ द फ्यूल एंड द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज जीबीसी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू को हम जीबीसी से डिनोट करते हैं, वो देखेंगे इन किलो कैलोरी पर केजी ऑफ द फ्यूल। तो ये सब चीजें हम लोगों को पता चल जाएंगी तो हम बॉयलर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इसको कि ईटा से डिनोट किया जाता है। तो बॉयलर की एफिशिएंसी क्या होगी, तो बॉयलर की एफिशिएंसी होगी Q इंटू एच एफ माइनस एच जी, दैट इज एच एफ क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ द सेचुरेशन स्टीम इन किलो कैलोरी पर केजी ऑफ द स्टीम। एंड एच एफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर, मतलब जितना स्टीम सेचुरेटेड स्टीम है वो, माइनस द एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर। ये आपको क्वेश्चन में सब दिया होगा, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, डिवाइड बाय द क्यू। जो क्यू हमारा क्या है यहाँ पर, क्यू वो है जितना हम फ्यूल की जो क्वांटिटी पर केजी में एक आवर में कंज्यूम कर रहे हैं वो होगा, इनटू द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इनटू 100। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बॉयलर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।
वहां पे तो सिंपल एक फॉर्मूला था, हीट आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो हीट आउटपुट क्या है यहाँ पे, क्यू इंटू एच एफ माइनस एच जी। और हीट इनपुट क्या है, हीट इनपुट क्या है, क्यू इंटू जी सी, मतलब क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल यूज इंटू द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकल कर, मतलब एफिशिएंसी परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में आप लोग समझें इसको कि किस तरीके से है ये। तो एग्जांपल क्या है, टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ अ बॉयलर बाय डायरेक्ट मेथड विद द डाटा गिवन बिलो। जो डाटा दिया गया है उसके आधार पर आप लोगों को बॉयलर की एफिशिएंसी निकालनी है। द टाइप ऑफ द बॉयलर, किस प्रकार का बॉयलर है, तो बॉयलर है कोल फील्ड बॉयलर, मतलब यहाँ पे कोल के द्वारा फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, कोल, कोल फायर्ड, सॉरी कोल फील्ड नहीं है, कोल फायर्ड। तो कोल फायर्ड बॉयलर है आप लोगों का। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं वो कोल यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ द स्टीम दैट इज ड्राईनेस में जनरेट हो रही है वो 8 टीपीएच, मतलब इसकी टीपीएच इसकी यूनिट है जिसमें वो जनरेट हो रही है, जो कैपिटल क्यू है। और स्टीम प्रेशर इन गॉज पर टेम्परेचर, तो स्टीम प्रेशर दैट इज स्मॉल जी, स्टीम प्रेशर गॉज में जो होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 केजी है। और पर जो उसका टेम्परेचर है वो है 180 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 180 डिग्री सेल्सियस। ये दे रखा है क्वेश्चन में। क्वांटिटी ऑफ द कोल कंज्यूम, जितना कोल कंज्यूम हुआ है, मतलब इनपुट, इनपुट में जो स्मॉल क्यू है वो 1.8 है टीपीएच। तो टीपीएच एक यूनिट है। तो इसमें टीपीएच से टीपीएच तो वैसे भी कट जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं। तो फीड वाटर का टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो 85 डिग्री सेल्सियस है। अब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ जो कोल, हम जो कोल यूज कर रहे हैं उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 3200 किलो कैलोरी पर केजी। तो 3200 किलो कैलोरी प्रति केजी इसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जितना मतलब लॉस हो रहा है, लॉस प्लस नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एक तरीके से वो है जो टोटल है, मतलब लॉस हो गई प्लस जो हमको नेट वैल्यू मिली हीट की, कैलोरीफिक वैल्यू जो हमें मिली, मतलब किसी भी जो, जैसे हम कोई कोल यूज कर रहे हैं उसकी अगर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 3200 है, उसमें लॉस हो रहा है 500 का, तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट कैलोरीफिक वैल्यू वो हो जाएगी 3200 में से 500 घटा देंगे तो हमको जो बचा हुआ मिलेगा, तो बचा हुआ कितना मिलेगा, 2700 किलो कैलोरी पर केजी मिलेगा। तो ये हमकी हमारी नेट कैलोरीफिक वैल्यू हो जाती है। नेट और ग्रॉस इसमें अंतर ध्यान रखें कि क्या होता है, ठीक है। नेट तो मतलब जो लॉस हो जाए उसके बाद में बची हुई जो हमें मिले वो नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जो मतलब ओवरऑल वैल्यू है किसी भी फ्यूल की, जो कि हम, जिसका कि हम कंबशन कर रहे हैं। तो एंथैल्पी कितनी दी हुई है स्टीम की, जो एंथैल्पी है स्टीम की वो है 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर। प्रेशर कितना है हम लोगों का, 685 किलो कैलोरी, दैट इज सैचुरेटेड प्रेशर। एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर, जो हम वाटर फीड कर रहे हैं, जो जो हमारा था क्या था, एफ, जो हमारा एच जी था वो है हमारा कितना है, 85 किलो कैलोरी पर केजी। तो अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी किस तरीके से निकालेंगे, तो जो हम एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे, Q इंटू एच एफ माइनस एफ जी। तो जो हमारा Q है वो 8 है, Q 8 टीपीएच है, तो 8 इंटू एच एफ माइनस एफ जी, एच जी। तो एच एफ हमारा कितना है, एंथैल्पी ऑफ द स्टीम, स्टीम की एंथैल्पी कितनी है, तो एंथैल्पी है 665। तो 665 में से एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर माइनस करेंगे, 85 को माइनस करेंगे, इनटू इनटू हम लोग जो किलो कैलोरी में दे रखा है उसको कैलोरी में चेंज करने के लिए 100 का 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आउटपुट, आउटपुट हीट, या आउटपुट हीट निकल आई। डिवाइडेड बाय द इनपुट हीट के लिए हम लोग क्या करते थे, क्यू इंटू जितना हम लोग फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमारा जो क्यू है, जो क्वांटिटी ऑफ द कोल कंज्यूम्ड,
स्मॉल क्यू जिससे हम डिनोट कर रहे थे, स्मॉल क्यू से, जिसको कि फॉर्मूले में देखो, जिसको कि हम स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहे थे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू थी 3200 थी, जो कि किलो कैलोरी में थी, और किलो कैलोरी को कैलोरी पर केजी में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग कैलकुलेट करने के बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी बॉयलर की। ये तो डायरेक्ट मेथड है हम लोगों का एफिशिएंसी निकालने का। तो एफिशिएंसी हम लोगों की कितनी निकल कर आएगी, तो एफिशिएंसी हम लोगों की निकल कर आएगी 80%। तो 80% ये जो हमारा जो बॉयलर है वो एफिशिएंट है। इट शुड बी नोटेड दैट द बॉयलर में बी जनरेटिंग 100% सैचुरेटेड सैचुरेटेड ड्राई स्टीम। तो ये ध्यान में रखा जाए, ये नोट किया जाए कि जो बॉयलर जनरेट कर रहा है वो नॉट जनरेटिंग द 100% सैचुरेटेड ड्राई स्टीम। ये 100% कभी भी ड्राई स्टीम जनरेट कर देगा ही नहीं। एंड देयर मे बी सम अमाउंट ऑफ वेटनेस। वेटनेस मतलब इसके अंदर जो नमी होगी, जो वेटनेस मतलब सूखापन होता है, ड्राइनेस मतलब नमी होती है, और वेटनेस मतलब उसके अंदर जो सूखापन है इन द स्टीम। तो कुछ स्टीम सूख भी जाती है ड्यू टू द हीट। जो हीट हो रहा है बॉयलर, उसमें क्या होगा, कुछ स्टीम वो है वो सूख भी जाती है गर्मी की वजह से। तो 100% एफिशिएंसी तो हमको कभी भी मिलेगी नहीं। तो इसकी एफिशिएंसी 80% है इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं हम लोगों के डायरेक्ट मेथड के, वो देख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड के एडवांटेज क्या है, इसके फायदे या लाभ क्या है। द प्लांट पीपल कैन इवेल्युएट क्विकली द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। जो प्लांट पे लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपने प्लांट की एफिशिएंसी अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं इस मेथड का यूज करके। रिक्वायर्स फ्यू पैरामीटर फॉर कंप्यूटेशन, मतलब गणना करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, मतलब इसका कैलकुलेशन करने के लिए, कंप्यूट को ही कैलकुलेशन भी कहते हैं, कैलकुलेट कहते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोगों को कम पैरामीटर जरूरत होते हैं एज कंपेयर टू द इनडायरेक्ट मेथड। तो तो जो नेक्स्ट तरीका है, वो जो इसका एडवांटेज है, नीड फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, सॉरी मेजरमेंट नहीं, मॉनिटरिंग। तो हम लोगों को कम कम इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं मॉनिटर करने के लिए किसी भी प्लांट को, प्लांट में जो बॉयलर लगा हुआ है उसको। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो इसकी हानियां क्या हैं, तो इसकी कुछ हानियां ऐसे हैं कि डज नॉट गिव क्लूज टू द ऑपरेटर एज टू वाई एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इज लोअर। तो इससे हमें पता नहीं चल पाता डायरेक्ट मेथड में का यूज करके कि हमारी जो एफिशिएंसी है बॉयलर की वो कम क्यों आ रही है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ खाली मोटी मोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं, मतलब मेन मेन चीजों का ध्यान रख रहे हैं, जितना कंज्यूम हुआ जितना निकला। इसमें हम लॉस वॉस की तो बात कर ही नहीं रहे। तो इसलिए इसमें जो हमको क्लूज, मतलब कोई अगर हमको क्लू चाहिए पता करने के लिए, मतलब एक हिंट चाहिए हम लोगों को, जानकारी चाहिए कि हम लोग ये पता कर सके कि हमारा ये लॉस इतना कितना, मतलब एफिशिएंसी बॉयलर की लो क्यों है, तो वो हम पता नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट मेथड का यूज करके। एंड सेकंड है इसमें, डज नॉट कैलकुलेट वेरियस लॉसेस अकाउंटेबल फॉर द वेरियस एफिशिएंसी लेवल्स। तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है। इस मेथड में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट कर सकते, जैसे लॉसेस जो हो रही हैं उनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं इस मेथड की हेल्प से। इसमें बस हम डायरेक्टली एफिशिएंसी बता देते हैं डायरेक्ट मेथड से। मतलब ये एक सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है किसी भी बॉयलर की एफिशिएंसी को चेक करने का। तो ये एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट चेक करने का तरीका होता है एफिशिएंसी। तो जो हम लोगों ने इसमें डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर दिया है। अब अगर बच्चे बोलते हैं तो मैं आगे इनडायरेक्ट मेथड भी कराता हूँ, नहीं तो कल की क्लास में हम लोग इसको आगे स्टार्ट करेंगे। अब इनका प्रयोग, मतलब सीधे अगर सरल भाषा में समझे तो इनका प्रयोग वहां होगा जहां पर हम लोगों को लो प्रेशर प्रोड्यूस करना हो, कम दाब देना हो, तो वहां पर हम इन उन फैक्ट्रीज में हम इसका यूज करेंगे। ओके। तो इसका यूज हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं, गर्म पानी के उत्पादन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, जहां पर कि हमें हीटिंग इंस्टॉलेशन करना हो, जहां पर हमको किसी चीज को हीट करना हो। इनका यूज केमिकल इंडस्ट्री में भी है, जैसे IOCL है, रिफाइनरी है, उसमें यूज है। मैंने वहां पे देखे हैं, मैं अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे मैंने देखा था IOCL में। ये बॉयलर, बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स वहां पे लगे हुए थे, पूरा एक सेटअप था बॉयलर्स का।
और काफ़ी बड़े-बड़े बॉयलर्स से उनमें 100-100 200 टन पानी एक साथ बॉयल हो जाता था। तो वो मैंने IOCL मथुरा रिफाइनरी में देखे थे। तो हैं उसमें इसी तरीके के बॉयलर्स हैं, जैसे कि मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊं। तो ये एक डायग्राम है, उसका सेटअप है बॉयलर का। ये ऑटोमेटिक होते हैं सब कुछ, इसमें प्रोसेस सारी ऑटोमेटिक होती है। और आप लोगों ने इनके बारे में सुन रखा होगा, कभी कभी क्या होता है बॉयलर की घटनाएं भी होती रहती हैं। बॉयलर फट गया किसी फैक्ट्री में, तो बॉयलर तो बहुत सारी फैक्ट्रियों में होते हैं। जैसे कि जिन फैक्ट्रियों में, जैसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री है, उनमें भी बॉयलर्स होते हैं। जहाँ पे केमिकल बनने हैं उन फैक्ट्री में भी बॉयलर्स हैं। तो ये बहुत सारे कारखानों में इनका प्रयोग होता है। आप सभी लोगों ने इनके बारे में सुन भी रखा होगा, मतलब इससे फेमिलियर होंगे आप सभी लोग। तो अब बॉयलर्स के टाइप्स देखते हैं हम लोग, बॉयलर्स कितने टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ बॉयलर्स। बॉयलर्स के कितने प्रकार हैं वो देखते हैं हम लोग। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर्स विच आर एज फॉलोज। बॉयलर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कि कुछ इस प्रकार हैं। तो पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ ट्यूब। तो पहला प्रकार जो है बॉयलर्स का, वो उनके ट्यूब के बेसिस पे, किस तरीके की उसमें ट्यूब इस्तेमाल की गई है, मतलब जो पानी को फ्लो कराना है हम लोगों को, वो किस तरीके से हम लोग फ्लो करा रहे हैं, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है ट्यूब्स के बेसिस पे। तो उसमें दो प्रकार के हैं, एक हो गया फायर ट्यूब बॉयलर्स, दूसरा हो गया वाटर ट्यूब बॉयलर्स। आप लोगों को स्क्रीन साफ दिख रही है बढ़िया तरीके से? ओके, तो फिर ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा और जूम कर दूं अगर नहीं दिख रही हो तो। ये लो। ओके, तो पहला है फायर ट्यूब बॉयलर्स, जिसको कि हम, ये फायर ट्यूब बॉयलर है फर्स्ट। तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है बेसिकली, तो फायर ट्यूब बॉयलर्स, in the fire tube boilers the flame and the hot gases produced by the combustion of fuel passing through the tubes। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल को पास करते हैं ट्यूब्स पे, और हम लोग क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं। द हीट इज कंडक्टेड थ्रू द walls of the tubes for heating for hot gases to the surrounding water, for example Cochrane boilers, Lanchester boilers, Cornish boilers, स्कॉच मेरीन बॉयलर्स, ये कुछ बॉयलर्स के टाइप हैं। तो इसका वर्किंग समझ लें, तो इसका वर्किंग क्या है फायर ट्यूब बॉयलर्स का। देखो एक तरीके का ट्यूब्स होंगी, जो कि ट्यूब्स, यहाँ पे ट्यूब्स बेसिकली वो है, एक पाइप्स होंगे ट्यूब्स के, ट्यूब्स हम उनको बोलेंगे जो पाइप हैं एक तरीके से आपके। तो पाइप में हम लोग क्या करते हैं, पानी को फ्लो कराते हैं और बाहर से उसमें हीट देते हैं, फायर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो पानी गर्म होता है। जो आपकी ट्यूब्स होगी वो एक तरीके से फायर प्रूफ होगी। फायर प्रूफ मतलब उसमें फायर का कोई ज्यादा, फायर से वो खराब नहीं होगी। और इसके ऊपर इंसुलेशन भी होगा, जिससे कि जिससे कि उसको जो वाटर है वो अच्छी लेवल से गर्म हो सके। मतलब जहां पर फायर नहीं दे रहे होंगे, उसके अलावा जिन जगह पे फायर नहीं होगी, उस जगह पे उसका इंसुलेशन, उसके ऊपर एक कवरिंग की गई होगी। तो वो है हमारी फायर ट्यूब्स। होता बेसिकली ट्यूब्स एक पाइप के फॉर्म में ही है, उसमें हम फायर देंगे। तो इसमें कुछ जो बॉयलर्स हैं जिनमें फायर ट्यूब बॉयलर्स का यूज होता है, ये पूरा जैसे कोकरन बॉयलर्स है। कोकरन बॉयलर्स एक टाइप का बॉयलर है, जिसमें बॉयलर्स के सेटअप में हम लोग जो स्टीम जनरेट करेंगे वो फायरिंग के थ्रू जनरेट करेंगे। और जरूरी नहीं है कि कोकरन बॉयलर हमारा सिर्फ खाली फायर ट्यूब बॉयलर ही हो, ये और भी प्रकार का बॉयलर भी हो सकता है। वो अभी मैं नीचे जब टाइप्स में बताऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि कुछ बॉयलर्स के नाम रिपीट हो रहे हैं, मतलब उनकी वर्किंग फायर ट्यूब से भी हो सकती है और दूसरे प्रोसेस से भी हो सकती है। ओके, तो सेकंड वन है आप लोगों का वाटर ट्यूब बॉयलर्स। तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स क्या है बेसिकली, द वाटर ट्यूब बॉयलर्स, इन द वाटर ट्यूब बॉयलर द वाटर इज कंडक्टेड इनसाइड द ट्यूब। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में पानी को कंडक्ट मतलब ले जाया जाता है इनसाइड द ट्यूब्स। ट्यूब्स मतलब वाटर ट्यूब्स, जिसमें वाटर होस ट्यूब्स के अंदर पाइप्स होते हैं बेसिकली वाटर ट्यूब्स, विच आर सराउंडेड बाय द फ्लेम एंड हॉट गैसेज फॉर आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड। इसमें क्या होता है कि हम फ्लेम और हॉट गैसेस के थ्रू इसमें
आउटसाइड से क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे और जिससे कि पानी को हम लोग स्टीम जनरेट कर सकते हैं। तो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि फायर ट्यूब बॉयलर्स में हम लोग क्या करेंगे, कंबशन ऑफ फ्यूल से करेंगे, लाइक और वाटर वाटर क्या होगा उसमें सराउंडेड होगा। और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, उस पानी पाइप के अंदर जाएगा और बाहर से उस पाइप में आग देंगे। और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या है, फायर उस पाइप के अंदर फायर जाएगी गैसेस की और फॉसिल फ्यूल्स की, और बाहर पानी सराउंडेड होगा किसी वेसल में, वो गर्म होगा। तो बेसिक प्रोसीजर इसका ये है कि फायर ट्यूब बॉयलर में फायर पाइप के अंदर है, आग पाइप के अंदर है। और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है, फायर जो आग है आप लोगों की, जो जो फायरिंग है, मतलब एक तरीके का जो हम लोग हीट कंबशन कर रहे हैं वो पाइप के बाहर करेंगे हम लोग। तो ये है आप लोगों का फायर ट्यूब बॉयलर्स में। इसके जो टाइप्स हैं, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, इसका यूज होता है बेसिकली बेबकॉक एंड बिलकॉक्स बॉयलर्स में, स्टीलिंग बॉयलर्स में, येरो बॉयलर्स में, लामाउंट बॉयलर्स, बेंसन बॉयलर्स, लोफर बॉयलर्स, लोफर बॉयलर्स हैं उनमें यूज होता है इसका। तो ये कुछ बॉयलर्स के नाम हैं, थोड़े नाम उनके इंग्लिश इंग्लिश बेस्ड है, मतलब इनके जो फॉरेन में है, फॉरेन में इनका इन्वेंशन हुआ है, तो उसी के बेसिस पर इनके नाम रखे गए हैं। तो नाम थोड़े इंग्लिश में है और थोड़े टफ भी हैं याद करने में, तो दो चार याद करें आप, दो दो एक एक दो दो याद करें सबके एग्जाम्पल के फॉर्म में, और याद रखें कि हाँ मतलब किसका फंक्शनिंग क्या है, हर बॉयलर की फंक्शनिंग किस बेसिस पर है वो याद रखें बेसिक। क्योंकि एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में आप लोगों को टू द पॉइंट चीजें याद रखने की जरूरत है। अब जो सेकंड टाइप है, अकॉर्डिंग टू द पिस्टन पोजीशन ऑफ फर्नेस, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फर्नेस। तो पोजीशन फर्नेस जो भट्टी होती है उसकी पोजीशन के हिसाब से बॉयलर्स की अभी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स एंड इंटरनली फायर बॉयलर्स, तो इन दो तरीके से फायर्ड कर सकते हैं हम, मतलब आग दे सकते हैं। इनके बेसिस पर जो फायरिंग जो हम करेंगे वो फर्नेस के थ्रू करेंगे, भट्टी के थ्रू, और दो तरीके से करेंगे, या एक्सटर्नली या इंटरनली। तो ये दो टाइप ये भी हो गए। तो इसमें भी आप लोग देखेंगे जैसे कि बिलकॉक्स और बैंकॉक बेबकॉक और बिलकॉक्स बॉयलर्स हैं, ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ये वाला। तो ये क्या है, ये भी एग्जांपल किसके हैं, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर का। तो वही एग्जांपल आप लोगों का किसका है, वाटर ट्यूब बॉयलर का। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से एक्सटर्नली, मतलब कोई पाइप है वाटर ट्यूब, मतलब वाटर की ट्यूब है जिसमें वाटर जा रहा है और बाहर से फायरिंग दे रहे हैं, इसी को हम एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर भी कहते हैं और वाटर ट्यूब बॉयलर भी कहते हैं। तो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर क्या है एक बार समझते हैं। if the space where the combustion of the fuel takes place is provided outside the boiler shell, जहां पर कंबशन होगा, जहां पर दहन होगा, वो वो दहन प्रक्रिया अगर बाहर से की जा रही है, आउटसाइड द बॉयलर, बॉयलर के बाहर से की जा रही है, तो द बॉयलर इज एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर, तो वो बॉयलर क्या कहलाएंगे, एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स। तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं वो एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर्स हैं। इसी तरीके से दूसरा जो है, इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स में क्या है, द बॉयलर इन विच द फर्नेस इज प्रोवाइडेड इनसाइड द बॉयलर शेल, तो जो भट्टी है वो बॉयलर सेल के अंदर प्रोवाइड की गई है, आर सेड टू बी इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स। जैसे कोकरन बॉयलर है, लेंचेस्टर बॉयलर है, और कॉर्निस बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर्स है। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, इंटरनली फायर्ड बॉयलर्स के। तो ये दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ फर्नेस। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकता है दोबारा। अब हम लोगों का जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ सेल। जो सेल का एक्सिस है उसके बेसिस पर बॉयलर्स के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। एक्सिस मतलब किस तरीके से बॉयलर्स को रखा गया है, उसे कहेंगे हम एक्सिस ऑफ शेल। जो उसकी शेल है, जो बाउंड्रीज हैं, उनको किस तरीके से आप लोगों ने
सेटअप किया है उसके बेसिस पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो उसमें 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है, वर्टिकल बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर, इंक्लाइंड बॉयलर। वर्टिकल बॉयलर्स वो हैं जिनको वर्टिकली रखा जाए एक्सेस के थ्रू, और हॉरिजॉन्टल बॉयलर वो हैं जिनको हॉरिजॉन्टल मतलब जो आपका सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, उसके हॉरिजॉन्टली मतलब लिटा के रखा जाए। इंक्लाइंड मतलब इनको जो इंक्लाइन शेप होती है सीढ़ी की तरह जो होती है, मतलब किसी एंगल पर रखा जाए तो इंक्लाइंड बॉयलर कहलाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या है ये बॉयलर्स। इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज वर्टिकल, अगर बॉयलर की एक्सिस वर्टिकल है देन इट इज कॉल्ड द वर्टिकल बॉयलर। एग्जांपल के लिए सिंपल वर्टिकल बॉयलर्स आर सिंपल वर्टिकल बॉयलर या फिर कोकरन बॉयलर्स। तो ये आपके हो गए वर्टिकल बॉयलर्स। अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल बॉयलर क्या है। इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज हॉरिजॉन्टल द बॉयलर इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल बॉयलर। तो इसकी एक्सिस के बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि इसकी जो शेल है उसका एक्सिस किस तरीके से है उसके बेसिस पे। तो इसके एग्जांपल है लेंचेंसर बॉयलर एंड लोकोमोटिव बॉयलर्स। तो लोकोमोटिव बॉयलर और लेंचेंसर बॉयलर ये एग्जांपल उसके भी थे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर के। तो ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर के भी एग्जांपल हैं। तो ये तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स। अब थर्ड है इसमें, इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज इंक्लाइंड देन इट इज कॉल्ड द इंक्लाइंड बॉयलर्स। अगर किसी भी बॉयलर की जो क्या बोलते हैं एक्सिस है वो इंक्लाइंड मतलब किसी एक एंगल पर रखी जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंक्लाइंड बॉयलर कहलाएगा। मतलब किसी को भी अगर ना हॉरिजॉन्टल रखा जाए या ना वर्टिकल रखा जाए, किसी भी एक एंगल पर मतलब किसी एक हाइपोटेन्यूज पे रखा जाए, ना तो परपेंडिकुलर रखा जाए ना फिर बेस पे रखा जाए, हाइपोटेन्यूज पे उसके रखा जाए, ना उसके आधार पर रखा जाए, ना लंब पर रखा जाए, कर्ण पर रखा जाए किसी मतलब एक हाइपोटेन्यूज पर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंक्लाइन बॉयलर कहेंगे। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ बॉयलर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्यूब्स। अब ट्यूब के बेसिस पर हम लोग क्लास इंक्लाइन के एग्जांपल किसी भी बॉयलर को अगर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्यूब्स, जितनी ट्यूब्स इसमें इस्तेमाल हो रही हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर बॉयलर में सिंगल ट्यूब इस्तेमाल हो रही है तो सिंगल ट्यूब बॉयलर, एंड मल्टी ट्यूब इस्तेमाल हो रही है मतलब बहुत सारी ट्यूब्स का इस्तेमाल एक साथ हो रहा है तो मल्टी ट्यूब बॉयलर्स कहलाते हैं वो। तो देखते हैं क्या है। तो सिंगल ट्यूब बॉयलर्स क्या है बेसिकली, द सिंगल ट्यूब बॉयलर्स इन द सिंगल ट्यूब बॉयलर देयर इज ओनली वन फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। जो फायर ट्यूब आप लोगों ने फर्स्ट टाइप में पढ़ी थी वही अगर एक सिंगल यूज की गई है, वाटर ट्यूब हो चाहे फायर ट्यूब हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंगल ट्यूब बॉयलर। तो इसके एग्जांपल क्या हैं, तो जो वर्टिकल बॉयलर्स हैं वो सभी इसके एग्जांपल्स हैं। तो जो वर्टिकल बॉयलर है सब में सिंगल ट्यूब का यूज किया जाता है, तो ये आपके हो जाते हैं क्या, सिंगल ट्यूब बॉयलर्स। All the vertical boilers may be the example of single tube boilers. इन मल्टी ट्यूब बॉयलर्स जिनमें मल्टी मतलब विभिन्न बहुत सारी ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो देयर आर मोर देन 2 or more ट्यूब्स ऑफ वाटर फायर ट्यूब्स और वाटर ट्यूब्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज द मल्टी ट्यूब बॉयलर्स। तो एग्जांपल क्या है इसके, लेंचेंसर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर्स, कोकरन बॉयलर्स, बेबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर्स। तो ये इसके कुछ एग्जांपल है मल्टी ट्यूब बॉयलर्स के। तो फिफ्थ टाइप ऑफ बॉयलर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू द यूज, प्रयोग के हिसाब से किस प्रकार से उनका यूज हो रहा है उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उसका फर्स्ट पार्ट है स्टेशनरी बॉयलर्स, दूसरा है मोबाइल बॉयलर्स। तो स्टेशनरी और मोबाइल बॉयलर्स क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो स्टेशनरी बॉयलर्स बेसिकली क्या है, स्टेशनरी बॉयलर्स आर यूज्ड फॉर पावर एंड इंडस्ट्रियल पर्पस वर्क। तो स्टेशनरी बॉयलर जहाँ पर हमें एक स्टेशनरी फिक्स रखना होता है एक जगह पे बॉयलर को, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं इन टाइप के बॉयलर्स का। तो स्टेशनरी बॉयलर का यूज कहाँ पे, पावर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर्क, मतलब जहाँ पे हमको पावर जनरेट करनी होती है, लाइक द पावर जनरेटिंग स्टेशंस,
जहाँ पे हम लोग पावर जनरेट करते हैं। जैसे कि आप लोगों का हो गया, बहुत से लोगों ने यहाँ पे मथुरा में देख रखा होगा, जो गोकुल बैराज है, यहाँ पे पावर जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे हम लोग स्टेशनरी बॉयलर्स का यूज करके पावर जनरेट कर सकते हैं। बॉयलर्स का यूज बेसिकली क्या है, हम लोग स्टीम जनरेट करेंगे, उससे क्या करेंगे, पावर को जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। वहाँ पे टरबाइंस पे हम लोग क्या कर देते हैं, जो हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं उसको टरबाइन पे पास कराते हैं, टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन मतलब एक तरीके का पंखा होता है जो रोटेट करेगा, और उसको रोटेट करने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी थ्रू द डायनोमो। डायनोमो या फिर हम बोले जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूटिलाइज करेंगे इन द बेसिक नीड्स एंड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो इंडस्ट्रियल पर्पस में इसका यूज हो सकता है, इस एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस मीन जो जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, उनमें भी हम इसका यूज करते हैं स्टेशनरी बॉयलर का। जैसे कि इंडस्ट्रियल गतिविधियों से मतलब ये है कि अगर आप लोगों को इंडस्ट्री में देखना है कि पानी कैसे गर्म होगा, तो जैसे पानी को अगर उन लोगों को बॉइल्ड करना है किसी भी प्रोसेस के लिए, तो वहां पर हम स्टेशनरी बॉयलर का यूज करेंगे। अब मोबाइल बॉयलर क्या है, तो मोबाइल बॉयलर है बेटा जो बॉयलर्स पोर्टेबल हों। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकें, इंक्लूडिंग द लोकोमोटिव बॉयलर्स एंड अदर स्मॉल यूनिट्स फॉर टेम्परेरी एट द साइट्स। मतलब यहाँ पे टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी पर्पज के लिए यूज करना है, मतलब कुछ समय के लिए यूज करना है, फिर हटा देना है, फिर दूसरी जगह ले जाना है, तो उनको हम मोबाइल बॉयलर्स कहते हैं। मोबाइल बॉयलर्स क्या है, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकें। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए मोबाइल बॉयलर्स। अब जो सिक्स्थ टाइप का क्लासिफिकेशन है बॉयलर का, वो है अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम। तो मेथड किस प्रकार से आप लोग सर्कुलेशन कर रहे हैं पानी का और स्टीम का। पानी मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है, स्टीम मतलब जो भाप के फॉर्म में है। लिक्विड ही होता है स्टीम में भी, बट दैट इज इन द अनदर फेज। तो वेपर फेज में जो होगा स्टीम होगी, भाप होगी। तो उसको जो मेथड है उसका सर्कुलेशन का, किस तरीके से हम लोग उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से है, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स एंड फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर्स। तो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स में क्या है बेसिकली, व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर इज अचीव्ड बाय द कन्वेक्शन करंट सेट अप ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे वाई बी बाई वाला वाई होगा, डब्ल्यू एच वाई वाला वाई नहीं होगा, ये गलत बाई मिस्टेक टाइप हो गया है, इसे सही कर दूंगा मैं। तो इसमें क्या है बेसिकली, इन बॉयलर्स में जो आप लोगों का सर्कुलेशन होगा वो अचीव नेचुरली होगा थ्रू द कॉन्वेक्शन करंट। कॉन्वेक्शन करंट क्या होती है, एक तरीके का, जब हम वाटर को फ्लो कराते हैं तो उसमें कॉन्वेक्शन करंट एक तरीके का एक जनरेट होता है बाय द ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर। वाटर को गर्म करने से उसमें एक तरीके का करंट, मतलब एक तरीके का वेव्स और करंट फॉर्म में जनरेट होंगी, जो क्या करेंगी, वाटर को हीट होने से उसमें सर्कुलेशन साइकिल को परफॉर्म कराएंगी। देन इट इज नोन एज द नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स। तो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में नेचुरली जो अगर हम लोग उसको वाटर को हीट कराते हैं, तो उसमें कॉन्वेक्शन की धारा उत्पन्न होगी। वो धारा क्या करेगी, वो आप लोगों को एक तरीके का जो स्टीम जनरेट करके देगी, उसको कहेंगे हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, लेंचिंसर बॉयलर्स, बेबकॉक एंड बिलकॉक्स बॉयलर्स। तो बेबकॉक और बिलकॉक बॉयलर बहुत जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग एक पॉइंट के फॉर्म में इनके बना लें कि नोट्स के में कि बिलकॉक्स बेबकॉक बॉयलर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, मतलब किस किस टाइप में इस्तेमाल होते हैं। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर भी कहलाते हैं यही, और भी बहुत जगह पे इनका यूज हो रहा है जो मैं ऊपर नोट्स में दे रखा है। तो दूसरा टाइप है आप लोगों का फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर्स। तो फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर क्या है, व्हेन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एक तरीके का पंप का सेटअप होता है, जिसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगलर लगा होता है, जो कि क्या करता है, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। देन इट इज नोन एज द फोर्स्ड सर्कुलेशन।
तो फोर्स्ड सर्कुलेशन में क्या है कि हम किसी एक प्रोसेस के द्वारा, मतलब नेचुरल में तो क्या हो रहा है, नेचुरली वाटर किसी भी जगह फ्लो कर रहा है, उससे कन्वेक्शन करंट जनरेट हो रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नदियों में जो होता है वो नेचुरल सर्कुलेशन होता है बॉयलर का, मतलब सॉरी वाटर का नेचुरल सर्कुलेशन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे स्टीम जनरेट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग किसी जगह सेटअप अपना बनाते हैं, जैसे कि कोई डैम बनाते हैं, वहां पे हम पंप्स का सेटअप करते हैं, पंप लगाते हैं, वहां पे फोर्स्ड सर्कुलेशन कराते हैं, तो वो एग्जांपल हो जाता है फोर्स सर्कुलेशन का। जहां पर कि मतलब हम लोग फोर्स्ड मतलब किसी तरीके का एक दाव लगा रहे हैं उसके ऊपर, दबाव बना रहे हैं उसके ऊपर, जिससे कि पानी का फ्लो अपने हमारे अकॉर्डिंग, हमारे जो जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए उसी डायरेक्शन में हम लोग उस वाटर को फ्लो कराएं, और उससे क्या हो, स्टीम का जनरेशन हो। तो फोर्स सर्कुलेशन इज एम्प्लॉयड इन हाई प्रेशर बॉयलर्स। जहां पर प्रेशर हाई होता है उन बॉयलर्स में वो सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन अचीव किया जाता है। एग्जाम्पल है वेंसन बॉयलर्स एंड लामाउंट बॉयलर्स, वेलकॉन बॉयलर्स एंड लोफलर बॉयलर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों का 6 टाइप का हो गए अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम। अब 7th टाइप है अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स। अब हीट सोर्स मतलब जो हीट है उसका सोर्स, मतलब उसका हीट किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है, उसके बेसिस पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं बॉयलर्स का, अकॉर्डिंग टू द हीट। किस प्रकार से हम लोगों को जो ऊष्मा मिल रही है, क्या सोर्स है उसका, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, under these boilers may be divided into different types depending upon the source। यहाँ पे द 3 बार लग गया है, वो गलत है, वो सही कर दूंगा, चलो मैं, सोर्स ऑफ हीट सप्लाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का हम लोग हीट यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टीम। भाप उत्पन्न करने के लिए हम किस तरीके का हीट हीट सोर्स यूज कर रहे हैं, मतलब सोर्स यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है। दीज सोर्सेज ऑफ हीट में भी, तो जो हीट जनरेट करने के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर एनर्जी, हॉट वेस्ट गैसेज फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस, combustion of solid liquid and gaseous fuels, एंड यही है यहाँ तक, मतलब 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसमें। हीट सोर्स किस तरीके की हो सकती है, या तो हम इलेक्ट्रिकली या न्यूक्लियर एनर्जी दें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें बॉयलर्स को रन कराने के लिए, तो वो बॉयलर्स हमारे क्या कहलाएंगे, जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज विल वर्क एज अ हीट सोर्स फॉर दीज बॉयलर्स। और कहीं कहीं पे हम न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज करके हम लोग अगर हीट करते हैं अपने बॉयलर्स में, तो वो कहलाएंगे हमारे न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड बॉयलर्स। सेकंड है हॉट वेस्ट गैसेज फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस। किसी किसी इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आईओसीएल है, आईओसीएल अपने वाटर को किस तरीके से हीट करते हैं बॉयलर्स में, वो लोग क्या करते हैं, जो हीट उनकी जनरेट होती है वेस्ट हीट, किसमें, केमिकल प्रोसेस में। वो केमिकल इंडस्ट्री है, अगर रिफाइनरी है तो केमिकल इंडस्ट्री, जैसे केमिकल्स वहां पे जनरेट हो रहे हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स हैं, जैसे आपके क्रूड ऑयल है, उसका रिफाइनिंग प्रोसेस जो हो रहा है, उसमें जो क्या हो रहा है, हीट, जो वेस्ट गैसेस निकल रही हैं, वो लोग क्या करते हैं, उस वेस्ट गैस को कलेक्ट करके, उस गैस का यूज करके बॉयलर्स को हीट अप करते हैं, मतलब पानी उसमें गर्म करते हैं बॉयलर्स में। तो वहां पर उस प्रोसेस के थ्रू, मतलब जो उनका जो जो बर्बाद में जा रही है गैस, वेस्ट में जा रही है जो हॉट गैसेस, उनको उसको वो यूटिलाइज करने के लिए वहां पे बॉयलर का सेटअप उन्होंने कर रखा है। और उस बॉयलर से क्या करते हैं वो लोग, वाटर को हीट करते हैं, और जिसका जो हीट किया हुआ वाटर है उसका यूज डिफरेंट प्रोसेसेस में होता है, और डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसका यूज होता है उस बॉयलर का। मतलब पानी गर्म हो जाएगा, उस पानी में से जो उसकी गंदगी है और जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएंगी, और मतलब उसका सॉल्टीनेस भी कम हो जाएगा। तो उसका यूज करके ये लोग डिफरेंट प्रोसेसेस में उस वाटर को यूज करते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आईओसीएल रिफाइनरी में बढ़िया तरीके से देखा है।
अगर किसी को मौका मिलता है वहां से ट्रेनिंग करने का तो वो देख सकता है जाके। तो मथुरा रिफाइनरी में है ये सारा सेटअप बढ़िया तरीके से, बिल्कुल एकदम लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के फॉर्म में। वहाँ पे बॉयलर्स भी हैं, पंप भी हैं, जनरेटिंग स्टेशन है। मतलब इस चैप्टर में जितनी भी ज्यादातर चीजें हैं ना, जो मैकेनिकल वाली चीजें हैं, जो भी जितनी मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रिलेटेड, जो पंप हो गए, मोटर्स हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैंस हो गए, वो सब आईयूसीएल में देखने को मिल सकते हैं। कूलिंग टावर्स हो गए, टावर्स भी है, कूलिंग टावर्स, लाइटिंग सिस्टम भी है वहाँ पे। तो सब कुछ देखने को मिल सकता है वहाँ पे। मतलब लाइटिंग का ये नहीं है कि वहाँ पे लाइटिंग अलग से दिखा रहे हैं, लाइटिंग का मतलब उन्होंने जो सेटअप कर रखा है लाइटिंग का, उसको देखकर मतलब समझ सकते हैं कि हाँ लाइटिंग किस तरीके से वहाँ पे की जाती है, किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो हम जो चैप्टर देख रहे हैं, ये थर्मल यूटिलिटीज, मतलब जहाँ पर हीट हम लोग जनरेट करते हैं, उन यूटिलिटीज में कहाँ किस तरीके से हम लोग एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। चैप्टर का नाम ही ये है कि एनर्जी कन्वर्जन इन थर्मल यूटिलिटीज, एनर्जी एफिशिएंसी या एनर्जी कन्वर्जन इन थर्मल यूटिलिटीज। जो थर्मल मतलब जहाँ पर हीट, जिन यूटिलिटीज में हीट का जनरेशन होता है, वहां पे हम किस तरीके से यूज करते हैं, मतलब किस तरीके से एफिशिएंट वे में यूज करें जिससे कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो। तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हीट जनरेट करने की, वो देख रहे हैं। अब एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर्स, तो किस तरीके से हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं उसका उसका असेस्ट कर सकते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस, मतलब किस जो एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं बॉयलर्स में, उसका किस तरीके से एफिशिएंट वे में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो उसको चेकअप हम किस तरीके से कर सकते हैं। द परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ द बॉयलर, जो बॉयलर के परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं, जैसे कि लाइक एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, एंड evaporation ratio reduces with the time due to the poor combustion, heat transfer, surface fueling, and poor operation and maintenance। तो जो परफॉर्मेंस के इसके पैरामीटर्स हैं बॉयलर के, वो किस प्रकार हैं, उसकी एफिशिएंसी है उसका एक पैरामीटर, उसकी परफॉर्मेंस जानने का, मतलब कितनी एफिशिएंसी है, कितना इनपुट लेके कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी होगी। एंड इवेपोरेशन रेशियो, किस तरीके से वो इवेपोरेट कर रहा है, ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर कर रहा है, वो किस तरीके से रिड्यूस विद द टाइम, टाइम के साथ किस तरीके से उसका इवेपोरेशन कम हो रहा है, ड्यू टू द पुअर कंबशन, जो कंबशन है वो पुअर होगा। मतलब जैसे जैसे आप लोगों का जो बॉयलर है उसका कंबशन कम होगा, मतलब उसका दहन कम होगा, तो दहन से क्या होगा, दहन प्रक्रिया कमजोर होगी, तो उससे क्या होगा, उस बॉयलर की एफिशिएंसी रेशियो जो है वो रिड्यूस होगा, इवेपोरेशन का मतलब जो भाप जनरेट करने का जो उसका रेशियो है वो कम होगा। तो इससे बॉयलर की जो एनर्जी परफॉर्मेंस है एस्पेक्ट असेसमेंट है वो किया जा सकता है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सरफेस फॉलिंग, मतलब जो उसकी सरफेस है उस पे हीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, मतलब हीट का ट्रांसफर होगा, उसमें अगर चेंज आता है तो उससे हम उसका एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट चेक कर सकते हैं या जान सकते हैं। एंड पुअर ऑपरेशन, उसकी अगर ऑपरेशन पुअर हो जाती है, मतलब जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो कमजोर हो जाती है या कम हो जाती है, उससे हम उसका चेक कर सकते हैं। एंड मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस से चेक कर सकते हैं, मतलब कितना मेंटेनेंस उसमें लग रहा है, उससे उसके बेसिस पर उसकी एनर्जी परफॉर्मेंस को हम लोग चेक कर सकते हैं। इवन फॉर न्यू बॉयलर्स, जो नए बॉयलर्स हैं उनके लिए भी हम लोग चेक कर सकते हैं। रीजंस सच एज डिटोरेशन, फ्यूल क्वालिटी, डिटोरिएशन ऑफ फ्यूल क्वालिटी, मतलब जो फ्यूल क्वालिटी है उसकी, उसका डिटोरेशन कर सकते हैं। मतलब डिटोरेशन का मीन्स ये है कि उसके बारे में हम लोग एक एनालाइज कर सकते हैं कि जो हम उसमें नए बॉयलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फ्यूल क्वालिटी किस प्रकार की यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पर उसकी एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं हम लोग न्यू बॉयलर्स में। द वाटर क्वालिटी एक्सेट्रा कैन रिजल्ट इन पुअर बॉयलर परफॉर्मेंस, तो जो पानी की जो क्वालिटी है उसके बेसिस पर भी बॉयलर की एफिशिएंसी को हम लोग असिस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं परफॉर्मेंस को। अगर पानी के अंदर जो सॉल्टीनेस है, उसका टीडीएस वैल्यू है वो ज़्यादा होगा,
तो बॉयलर्स की जो वर्किंग है वो उतनी ही कमजोर होगी। मतलब अगर आपका जो पानी है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, पानी में अनवांटेड पार्टिकल्स या केमिकल्स होंगे, और उसकी वैल्यू, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी वैल्यू कम होगी, तो उससे क्या होगा, बॉयलर की भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब उसके अंदर जो चारों तरफ उसकी लेयर्स हैं बॉयलर्स की, वो जल्दी से खराब होना शुरू हो जाएंगी। जल्दी से, जैसे कि कॉपर की लेयर है तो कॉपर की लेयर जल्दी से उसके अंदर जो रस्टिंग और जो कोरोजन है वो लगना स्टार्ट होगा। उससे बॉयलर का जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है वो देखा जाएगा कि कमजोर, मतलब लेस होगा असेसमेंट। तो ये एक पैरामीटर है किसी भी बॉयलर की एफिशिएंसी या उसकी असेसमेंट परफॉर्मेंस को चेक करने का। बॉयलर एफिशिएंसी टेस्ट हेल्प्स अस टू फाइंड out the deviation of the boiler's efficiency from the best efficiency and targeted problem area of corrective action। तो बॉयलर की एफिशिएंसी का टेस्ट किस तरीके से हेल्प कर सकता है हम लोगों को जो अगर हमारा बॉयलर अगर गलत दिशा की तरफ जा रहा है, गलत दिशा मतलब उसकी एफिशिएंसी कम दिख रही है, तो अगर हम ये परफॉर्मेंस, उसका अगर एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट करेंगे, तो उससे हम लोग उसकी जो बेस्ट से बेस्ट एफिशिएंसी है वो गेट कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। और उसका टारगेटेड प्रॉब्लम एरिया, मतलब जहां पे जिन एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है उन एरियाज में प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए हम लोग बॉयलर्स का परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट तरीका जो है जिससे कि हम बॉयलर का परफॉर्मेंस असेसमेंट कर सकते हैं वो है उसकी बॉयलर की एफिशिएंसी। जो बॉयलर की एफिशिएंसी है दैट इज द मेन पैरामीटर फॉर नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ बॉयलर। उस बॉयलर की परफॉर्मेंस जानने के लिए वो एक अच्छा तरीका है कि बॉयलर की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब कितना एफिशिएंट है, कितना आपको आउटपुट निकाल कर दे रहा है एज कम्पेयर टू द इनपुट। जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसको, जितना हम इनपुट करेंगे उसके रेस्पेक्ट में कितना आउटपुट दे रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी, वो उसकी दक्षता कहलाएगी। तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, जो थर्मल है एफिशिएंसी, उसमें ये दक्षता है जो बॉयलर की, वो कैसे डिफाइन की गई है। द बॉयलर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ हीट इनपुट दैट इज इफेक्टिवली यूटिलाइज टू जनरेट स्टीम। जो अच्छे तरीके से जो हीट इनपुट जो है वो यूटिलाइज की गई है बॉयलर के द्वारा टू जनरेट द स्टीम, तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉयलर की एफिशिएंसी बता सकते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं, देयर आर टू मेथड्स फॉर असेसिंग द बॉयलर्स एफिशिएंसी। बॉयलर की एफिशिएंसी दो तरीके से चेक की जा सकती है। तो पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, व्हेन द एनर्जी गेन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड, दैट इज वर्किंग फ्लूइड में क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है या स्टीम हो सकती है, इज कंपेयर्ड विद द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बॉयलर फ्यूल। जितना हम फ्लूइड दे रहे हैं, लिक्विड दे रहे हैं, उसके कंपैरिजन में जो एनर्जी कंटेंट है बॉयलर के अंदर, जो फ्यूल है वो कितना यूज हो रहा है, वो डायरेक्ट मेथड है चेक करने का। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड वेयर द एफिशिएंसी इन द डिफरेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉसेस एंड द एनर्जी इनपुट। जितना हम एनर्जी दे रहे हैं और बीच में जो लॉस हो रहा है, बीच में जैसे कि जितना हम लोगों ने एनर्जी दिया और बीच में जैसे कि वहां तक जब तक एनर्जी पहुंची बीच में कुछ लॉस हो गया, तो उसको, जैसे कि बीच का मतलब जो मीडिएटर है वो लॉस है एक तरीके से। मैंने आपको 10 रुपए दिए और आपने किसी को देने हैं वो 10 रुपए, आपने बीच में से 1 या 2 रुपए कम कर दिए, तो वो एक तरीके से आपने लॉस कर दिया, 8 रुपए पहुंचाई जाकर वहां तक। तो आउटपुट में कितने मिले, 8 रुपए। इनपुट में मैंने दिए 10 रुपए, तो बीच में जो 2 रुपए का जो डिफरेंस आया वो आपका एक लॉस हो गया एक तरीके से। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है, हम लॉस चेक कर लें तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं अपने बॉयलर की एफिशिएंसी का। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसी को हम लोग इनपुट आउटपुट मेथड कहते हैं। तो ड्यू टू द फैक्ट दैट इट नीड्स ओनली द यूजफुल आउटपुट, तो इसमें हम लोगों को डायरेक्ट मेथड में सिर्फ यूजफुल आउटपुट दैट इज स्टीम की जरूरत पड़ती है, एंड द हीट इनपुट जो हम दैट इज फ्यूल, जो हम फ्यूल दे रहे हैं उसकी जरूरत पड़ती है जानने की, उसकी वैल्यू की, कितना फ्यूल दिया है, और जो आउटपुट स्टीम जनरेट हो रहा है वो जानते हैं हम लोग,
और उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली इवेल्युएशन कर देते हैं, मतलब इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। दिस एफिशिएंसी कैन बी इवेल्युएटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम लोग इसकी एफिशिएंसी का इवेल्युएशन कर देते हैं। तो डायरेक्ट एफिशिएंसी बॉयलर का जो एफिशिएंसी चेक करने का फॉर्मूला है वो है हीट आउटपुट अपॉन हीट इनपुट इनटू 100। तो इससे एनर्जी एफिशिएंसी किसी बॉयलर की परसेंटेज में चेक की जा सकती है। तो पैरामीटर्स टू बी मॉनिटराइज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर आर एस। तो हम लोग जो पैरामीटर जो हम लोग देखते हैं किसी बॉयलर की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए वो इस प्रकार हैं। तो वो है पहला उसमें द क्वांटिटी ऑफ द स्टीम जनरेटेड पर आवर इन किलोग्राम पर आवर। तो कितना हम लोग स्टीम जनरेट कर रहे हैं, क्वांटिटी कितना जनरेट हो रहा है भाप का, वो हम लोग किलोग्राम, कितने किलोग्राम एक घंटे में जनरेट हो रहा है, दैट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द स्टीम जनरेटेड, दैट इज क्यू इन केजी पर आवर। दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल यूज्ड पर आवर, एक घंटे में कितना फ्यूल यूज हो रहा है, उसको हम स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे, दैट इज इन केजी पर आवर। कितना किलोग्राम पर आवर, मतलब एक घंटे में कितना किलो फ्यूल यूज हो रहा है, वो हमारा कहलाएगा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल यूज। एच एफ क्या है यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ द सेचुरेशन स्टीम इन किलो कैलोरी पर केजी ऑफ द स्टीम। एंड एच एफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर, मतलब जितना स्टीम सेचुरेटेड स्टीम है वो माइनस द एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर। ये आपको क्वेश्चन में सब दिया होगा, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, डिवाइड बाय द क्यू। जो क्यू हमारा क्या है यहाँ पर, क्यू वो है जितना हम फ्यूल की जो क्वांटिटी पर केजी में एक आवर में कंज्यूम कर रहे हैं वो होगा, इनटू द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इनटू 100। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बॉयलर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वहां पे तो सिंपल एक फॉर्मूला था, हीट आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो हीट आउटपुट क्या है यहाँ पे, क्यू इंटू एच एफ माइनस एच जी। और हीट इनपुट क्या है, हीट इनपुट क्या है, क्यू इंटू जी सी, मतलब क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल यूज इंटू द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकल कर, मतलब एफिशिएंसी परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में आप लोग समझें इसको कि किस तरीके से है ये। तो एग्जांपल क्या है, टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ अ बॉयलर बाय डायरेक्ट मेथड विद द डाटा गिवन बिलो। जो डाटा दिया गया है उसके आधार पर आप लोगों को बॉयलर की एफिशिएंसी निकालनी है। द टाइप ऑफ द बॉयलर, किस प्रकार का बॉयलर है, तो बॉयलर है कोल फील्ड बॉयलर, मतलब यहाँ पे कोल के द्वारा फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, कोल, कोल फायर्ड, सॉरी कोल फील्ड नहीं है, कोल फायर्ड। तो कोल फायर्ड बॉयलर है आप लोगों का। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं वो कोल यूज कर रहे हैं। तो उसकी क्वांटिटी ऑफ द स्टीम दैट इज ड्राईनेस में जनरेट हो रही है वो 8 टीपीएच, मतलब इसकी टीपीएच इसकी यूनिट है जिसमें वो जनरेट हो रही है, जो कैपिटल क्यू है। और स्टीम प्रेशर इन गॉज पर टेम्परेचर, तो स्टीम प्रेशर दैट इज स्मॉल जी, स्टीम प्रेशर गॉज में जो होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 केजी है। और पर जो उसका टेम्परेचर है वो है 180 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 180 डिग्री सेल्सियस। ये दे रखा है क्वेश्चन में। क्वांटिटी ऑफ द कोल कंज्यूम, जितना कोल कंज्यूम हुआ है, मतलब इनपुट, इनपुट में जो स्मॉल क्यू है वो 1.8 है टीपीएच। तो टीपीएच एक यूनिट है। तो इसमें टीपीएच से टीपीएच तो वैसे भी कट जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं। तो फीड वाटर का टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो 85 डिग्री सेल्सियस है। अब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ जो कोल, हम जो कोल यूज कर रहे हैं उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 3200 किलो कैलोरी पर केजी। तो 3200 किलो कैलोरी प्रति केजी इसकी जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है वो है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जितना मतलब लॉस हो रहा है, लॉस प्लस नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एक तरीके से वो है जो टोटल है, मतलब लॉस हो गई प्लस जो हमको नेट वैल्यू मिली हीट की, कैलोरीफिक वैल्यू जो हमें मिली, मतलब किसी भी जो, जैसे हम कोई कोल यूज कर रहे हैं उसकी अगर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 3200 है, उसमें लॉस हो रहा है 500 का, तो
नेट कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेट कैलोरीफिक वैल्यू वो हो जाएगी 3200 में से 500 घटा देंगे तो हमको जो बचा हुआ मिलेगा, तो बचा हुआ कितना मिलेगा, 2700 किलो कैलोरी पर केजी मिलेगा। तो ये हमकी हमारी नेट कैलोरीफिक वैल्यू हो जाती है। नेट और ग्रॉस इसमें अंतर ध्यान रखें कि क्या होता है, ठीक है। नेट तो मतलब जो लॉस हो जाए उसके बाद में बची हुई जो हमें मिले वो नेट कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जो मतलब ओवरऑल वैल्यू है किसी भी फ्यूल की, जो कि हम जिसका कि हम कंबशन कर रहे हैं। तो एंथैल्पी कितनी दी हुई है स्टीम की, जो एंथैल्पी है स्टीम की वो है 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर। प्रेशर कितना है हम लोगों का, 685 किलो कैलोरी, दैट इज सैचुरेटेड प्रेशर। एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर, जो हम वाटर फीड कर रहे हैं, जो जो हमारा था क्या था, एफ, जो हमारा एच जी था वो है हमारा कितना है, 85 किलो कैलोरी पर केजी। तो अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी किस तरीके से निकालेंगे, तो जो हम एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे, Q इंटू एच एफ माइनस एफ जी। तो जो हमारा Q है वो 8 है, Q 8 TPH है, तो 8 इंटू एच एफ माइनस एच जी। तो एच एफ हमारा कितना है, एंथैल्पी ऑफ द स्टीम, स्टीम की एंथैल्पी कितनी है, तो एंथैल्पी है 665। तो 665 में से एंथैल्पी ऑफ द फीड वाटर माइनस करेंगे, 85 को माइनस करेंगे, इनटू इनटू हम लोग जो किलो कैलोरी में दे रखा है उसको कैलोरी में चेंज करने के लिए 100 का 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आउटपुट, आउटपुट हीट, या आउटपुट हीट निकल आई। डिवाइडेड बाय द इनपुट हीट के लिए हम लोग क्या करते थे, क्यू इंटू जितना हम लोग फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमारा जो क्यू है, जो क्वांटिटी ऑफ द कोल कंज्यूम्ड, स्मॉल क्यू जिससे हम डिनोट कर रहे थे, स्मॉल क्यू से, जिसको कि फॉर्मूले में देखो, जिसको कि हम स्मॉल क्यू से डिनोट कर रहे थे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू थी 3200 थी, जो कि किलो कैलोरी में थी। और किलो कैलोरी को कैलोरी पर केजी में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग कैलकुलेट करने के बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी बॉयलर की। ये तो डायरेक्ट मेथड है हम लोगों का एफिशिएंसी निकालने का। तो एफिशिएंसी हम लोगों की कितनी निकल कर आएगी, तो एफिशिएंसी हम लोगों की निकल कर आएगी 80%। तो 80% ये जो हमारा जो बॉयलर है वो एफिशिएंट है। इट शुड बी नोटेड दैट द बॉयलर में बी जनरेटिंग 100% सैचुरेटेड सैचुरेटेड ड्राई स्टीम। तो ये ध्यान में रखा जाए, ये नोट किया जाए कि जो बॉयलर जनरेट कर रहा है वो नॉट जनरेटिंग द 100% सैचुरेटेड ड्राई स्टीम। ये 100% कभी भी ड्राई स्टीम जनरेट कर देगा ही नहीं। एंड देयर मे बी सम अमाउंट ऑफ वेटनेस, वेटनेस मतलब इसके अंदर जो नमी होगी, जो वेटनेस मतलब सूखापन होता है, ड्राइनेस मतलब नमी होती है, और वेटनेस मतलब उसके अंदर जो सूखापन है इन द स्टीम। तो कुछ स्टीम सूख भी जाती है ड्यू टू द हीट, हीट हो रहा है बॉयलर, उसमें क्या होगा, कुछ स्टीम वो है वो सूख भी जाती है गर्मी की वजह से। तो 100% एफिशिएंसी तो हमको कभी भी मिलेगी नहीं। तो इसकी एफिशिएंसी 80% है इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं हम लोगों के डायरेक्ट मेथड के, वो देख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड के एडवांटेज क्या है, इसके फायदे या लाभ क्या हैं। द प्लांट पीपल कैन इवेल्युएट क्विकली द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। जो प्लांट पे लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपने प्लांट की एफिशिएंसी अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं इस मेथड का यूज करके। रिक्वायर्स फ्यू पैरामीटर फॉर कंप्यूटेशन, मतलब गणना करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, मतलब इसका कैलकुलेशन करने के लिए, कंप्यूट को ही कैलकुलेशन भी कहते हैं, कैलकुलेट कहते हैं। तो उसको करने के लिए हम लोगों को कम पैरामीटर जरूरत होते हैं एज कंपेयर टू द इनडायरेक्ट मेथड। तो तो जो नेक्स्ट तरीका है, जो इसका एडवांटेज है, नीड फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, सॉरी मेजरमेंट नहीं, मॉनिटरिंग। तो हम लोगों को कम कम इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं मॉनिटर करने के लिए किसी भी प्लांट को, प्लांट में जो बॉयलर लगा हुआ है उसको। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जो इसकी हानियां क्या हैं, तो इसकी कुछ हानियां ऐसे हैं कि डज नॉट गिव क्लूज टू द ऑपरेटर
एज टू वाई एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम इज लोअर। तो इससे हमें पता नहीं चल पाता डायरेक्ट मेथड में का यूज करके कि हमारी जो एफिशिएंसी है बॉयलर की वो कम क्यों आ रही है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ खाली मोटी मोटी बातों का ध्यान रख रहे हैं, मतलब मेन मेन चीजों का ध्यान रख रहे हैं, जितना कंज्यूम हुआ जितना निकला, इसमें हम लॉस वॉस की तो बात कर ही नहीं रहे। तो इसलिए इसमें जो हमको क्लूज, मतलब कोई अगर हमको क्लू चाहिए पता करने के लिए, मतलब एक हिंट चाहिए हम लोगों को, जानकारी चाहिए कि हम लोग ये पता कर सके कि हमारा ये लॉस इतना कितना, मतलब एफिशिएंसी बॉयलर की लो क्यों है, तो वो हम पता नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट मेथड का यूज करके। एंड सेकंड है इसमें, डज नॉट कैलकुलेट वेरियस लॉसेस अकाउंटेबल फॉर द वेरियस एफिशिएंसी लेवल्स। तो ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है, इस मेथड में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते? एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट कर सकते, जैसे लॉसेस जो हो रही हैं उनको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं इस मेथड की हेल्प से। इसमें बस हम डायरेक्टली एफिशिएंसी बता देते हैं डायरेक्ट मेथड से। मतलब ये एक सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है किसी भी बॉयलर की एफिशिएंसी को चेक करने का। तो ये एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट चेक करने का तरीका होता है एफिशिएंसी। तो जो हम लोगों ने इसमें डायरेक्ट मेथड कंप्लीट कर दिया है। अब